हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 4 जो है आपका आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, चैप्टर 3 तक मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स दिखा दिए हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी हिस्ट्री 8 के नाम से होगी। 6 और 7 मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर मैंने बता दिया है आदिवासी जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। दीकू लोग कौन थे ये जानेंगे और एक स्वर्ण युग की कल्पना कैसे होती है वो देखेंगे। टॉपिक कौन कौन से पढ़ने वाले, जनजातियां देखने वाले हैं। चैप्टर ही आदिवासी के नाम से, तो जनजातियां कौन कौन सी थी ये देखेंगे। कृषि, झूम खेती, एक खेती होती है झूम खेती। ठीक है, इसका दूसरा नाम है घुमंतू खेती। ठीक है, तो ये देखेंगे हम होती कैसे। शिकार संग्रह करते थे, जो जनजाति लोग होते थे वे भी शिकार करते थे। और कृषि स्थायी व्यवस्था उन्होंने अपनाई, तो इसमें क्या था। ठीक है, तो दीकू लोग, आपको क्या करना है, मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, आपको क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक का जैसे चैप्टर 4 को आप नोट्स देख रहे हैं, तो आपको पहले बुक से चैप्टर रीड कर लेना है अच्छी तरह। ठीक है, और जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगती है ना, उसको आपको लाइन वाइज उसको हाईलाइट करते चलना है। उसके बाद आप ये नोट्स मेरे देखें और वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाए और फिर चैप्टर और नोट्स दोनों को अच्छी तरह लर्न करें। तो इससे आपका एनसीईआरटी का चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट रहता है दीकू। अब चर्चा की गई है वहाँ पे दीकू लोग की। तो दीकू क्या होते हैं, तो ऐसा वर्ग जो आदिवासी हितों को प्रभावित करता है। कुल मिला के बाहरी लोग, ठीक है, जमींदार, साहूकार, अंग्रेज जो क्या करते थे, जो उन पर अत्याचार करते थे। ठीक है, जो उनके आदिवासी जो जनजाति लोग होते हैं उनको हितों को प्रभावित करता है, ठेस पहुंचाता है। आदिवासी जनजाति का नाम दिया गया जैसे संथाल और उरांव भी एक जनजाति थी। बिरसा मुंडा की यहाँ पर व्याख्या हुई है डिटेल में पूरी अच्छी तरह। जो बिरसा मुंडा थे वो क्या थे, वो एक जनजातीय समूह था। ठीक है, कहाँ रहता था, छोटा नागपुर में रहता था। ये बात आपको याद रखनी है। जो बिरसा मुंडा था, आगे बताया गया है, वैष्णव धर्म को अपनाता था। बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया है। पूरे चैप्टर में आंदोलन है बिरसा मुंडा का। आंदोलन क्यों किया था उन्होंने आंदोलन इसलिए किया था क्योंकि वे आदिवासी समाज की दशा को सुधारना चाहता था। ठीक है, वो चाहता था आदिवासी जो समाज है उसकी दशा सुधर जाए। तो उन्होंने मुंडाओं से कहा, जो मुंडा जाति थी, उन्होंने उससे कहा कि वे शराब पीना छोड़ दे, गांव को साफ रखे और जो डायन और जादू टोने में विश्वास ना करे। ठीक है ना, तो उन्होंने ये सब कहा था और वे वैष्णव धर्म अपनाते थे। उन्होंने जो बिरसा थे वो क्या थे, जो स्थानीय मिशनरी स्कूल थे उनमें जाने लगे थे। उन्होंने क्या कहा था, जहाँ उन्हें वहाँ मिशनरी जो होते हैं उनसे उपदेश सुनने का बिरसा को मौका मिला। उन्होंने यह भी सुना कि जो मुंडा समुदाय है वो स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दे, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के जो बिरसा ने वैष्णव धर्म अपनाया था और उनका जो आंदोलन था वो आदिवासी समाज को सुधारने के लिए था। अब देखिए, एक आती है यहाँ पे झूम खेती। तो ये क्या करते थे, वे झूम खेती करते थे। झूम खेती किसी दूसरा नाम है घुमंतू खेती। ठीक है ना, तो झूम खेती में होता क्या था कि जंगलों में छोटे भूखंडों पर, मतलब छोटे छोटे स्थानों पर जंगलों में जमीन पर जो घास उगी रहती है, घास फूस, ठीक है, उसको जलाकर क्या करते थे, उसको जला देते थे और फिर वहाँ पर सफाई करते थे। और जो जब राख जल जाती है और जब घास फूस जल जाती है तो वहाँ पे क्या बचती है, राख। तो राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे। इस राख में क्या होती है, पोटाश होती है, जिससे मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है जमीन की। खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय बस वे खेत में उन्हें बीजों को बिखेर देते थे। ठीक है, वे क्या भी करते थे, वे ये भी करते थे, कुल्हाड़ी से जो है पेड़ों को काटते थे। ठीक है, और जो कुदाल होती है उससे जमीन की ऊपरी सतह को खुरद देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने के बजाय, मैंने वैसे बताया, बीजों को उस पर छिड़क देते थे। तो ये होती है झूम खेती। लेकिन इसकी एक समस्या थी। समस्या क्या थी कि मतलब जैसे झूम खेती जिस स्थान पर वे करते थे ना, उसके बाद उसे काट लेते थे। उसके बाद वो जमीन जो है उसको छोड़नी पड़ती थी। एक बार फसल जैसे तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। और जो फसल जहाँ से उन्होंने काटी होती है वह जगह कई साल तक, मतलब कई सालों तक पड़ती पड़ी रहती थी। यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है एनसीईआरटी में, पड़ती। तो पड़ती का मतलब होता है कुछ समय के लिए बिना खेती के छोड़ देने वाली जमीन, ताकि वो क्या हो जाए, उपजाऊ हो जाए। तो कई साल तक वो जमीन छोड़नी पड़ती थी। इसकी एक समस्या बस ये थी। घुमंतू किसान कहाँ पाए जाते थे, पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय और जंगली पट्टी में रहते थे। अब आ जाता है आदिवासी, जैसे मैंने बताया, जनजाति, संथाल और उरांव। साल का जिक्र किया गया है। साल एक पेड़ होता है, महुआ एक फूल होता है, शराब बनाने के प्रयुक्त होता है। उड़ीसा में कौन समुदाय जनजाति थी। मध्य भारत की बात की तो बैगा जनजाति। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। मजदूरी करना उनके लिए अपमान की बात थी। तो पूछ लिया जाता है कौन समुदाय कहाँ से, उड़ीसा से, बैगा मध्य भारत से। पंजाब के पहाड़ों में पाए जाते थे, वन गुज्जर पाए जाते थे। आंध्र प्रदेश में लबाड़िया पाए जाते थे। ये गाय भैंस के झुंड पालते थे, मतलब कुल मिला के देखो कृषि करते थे। ठीक है, शिकारी संग्राहक भी थे। और ये कुल्लू के गद्दी समुदाय के गडरिया लोग थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे।
एक वर्ड दिया गया है बेवर्ड। बेवर्ड क्या होता है? एमपी मतलब मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। झूम खेती जो करते थे उनके लिए बेवर्ड शब्द यूज हुआ है। अब एक ब्रिटिश मानव विज्ञानी था जिसका नाम था वेलियर एल्विन, 1930 से 1940 तक। उसने कई साल मध्य भारत के जो बैगा और खोंड समुदाय है उनमें बिताए थे। मध्य भारत के जो बैगा थे ना जनजाति, सबसे अच्छे शिकारी माने जाते थे। जो ब्रिटिश मानव विज्ञानी के बारे में एक चीज़ और आगे जानेगी कि उनकी कौन सी जो है पुस्तक प्रकाशित हुई थी, पूछ लिया जाता है। अब झूम खेती के बारे में हमने बात कर ली, मतलब कुल लोग घूम घूम कर खेती करते थे, जगह ढूंढ ढूंढ कर। अब आती है कि स्थायी कृषि। स्थायी मतलब एक जगह टिक कर करने वाली कृषि। स्थायी कृषि कौन करते थे? गोंडो संथाल के लोग। 19वीं सदी में जनजातीय कबीले जो है एक जगह टिक कर खेती करने लगे। एक जगह टिककर खेती करने वाली क्या कहलाते हैं? स्थायी कृषि। हलों का इस्तेमाल भी करते थे। और जो ब्रिटिश अफसर थे, जो अंग्रेज थे, स्थायी कृषि जो लोग करते थे, जो जनजाति करते थे, उनको सभ्य समझते थे। जंगलों में रहने वालों को तो वे जंगली और बर्बर मानते थे कि वे एक जगह घूम घूम कर कृषि करते हैं, और वे स्थायी कृषि लोग को सभ्य मानते थे। इसमें भी जो ब्रिटिश थे उनका स्वार्थ था। कैसे था? क्योंकि जब लोग जगह जगह कृषि करेंगे घूम घूम कर, तो उनसे वे लगान वसूलने के पाएंगे। और जब सारे किसान एक जगह एक स्थायी कृषि करेंगे, एक जगह रहकर कृषि करेंगे, तो उसमें वो लगान वसूल कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें भी इनका स्वार्थ ही था। देखिए, जो वेलियर एल्विन का जो मैंने जिक्र किया था, उनके द्वारा लिखित बैगा 1939 में लिखी गई थी। और उनकी क्या प्रकाशित रचनाएं जो पूछ ली जाती है वो है नोट्स ऑन द कॉन्डस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। स्थायी रूप से कृषि करने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था, क्योंकि एक जगह कृषि कर रहे सब किसान एक जगह, राजस्व आसानी से वसूला जाएगा उनसे। कुछ किसानों को भूस्वामी पट्टेदार नियुक्त किया गया। पट्टेदार क्या करते थे? भूस्वामी का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। घुमंतु खेती अगर हम आज की बात करें तो गुजरात के वन क्षेत्रों में आज भी जारी है। वर्तमान झारखंड का जो हजारीबाग है उसमें संथाल जो जनजाति है वो रेशम के कीड़े पालते थे। अब रेशम के व्यापारी क्या करते थे? अपने एजेंटों को भेजकर जो आदिवासी है उनको कर्ज देते थे कि हाँ वहाँ पे कृषि करो तुम, ठीक है ना, रेशम पालन करो। उनके कृमि कोशों को, जो उनके कृमि कोश होते हैं उनको इकट्ठा करते थे। 1000 कृमि कोशों के सिर्फ 3 या 4 रुपया देते थे, ठीक है। और फिर उन कृमि कोशों को जो है बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था, मतलब 3-4 रुपए में खरीदते थे और 5 गुना कीमत पर बेचा जा रहा है। तो जो आदिवासी समुदाय थे क्या बाजारों व्यापारियों को अपना दुश्मन मानने लगे कि हमें तो इतना कम देते हैं और आगे जाके भेजते हैं हमारी मेहनत का, ठीक है। आगे आ जाता है फिर वन कानून और उसके प्रभाव। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर नियंत्रण कर लिया था। वन कानून जब लागू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या कहा? सारे जंगलों पर नियंत्रण कर लिया। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया उन्होंने, और कुछ को आरक्षित वन घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के लिए इमारती लकड़ी मिलती थी जिनका उन्हें खूब पैसा मिलता था। लोगों को स्वतंत्र घूमना, झूम खेती करनी, फल इकट्ठा करना, पशु शिकार करना, सब कुछ क्या हो गया था? मना हो गई थी बिना अंग्रेजों की इजाजत के। आदिवासी समूह ने क्या करा? औपनिवेशिक वन कानून जो बनाया था उसका विरोध किया और बगावत की। और जो विरोध जब फैला, ये बगावत फैली, तो 1906 में जो संग्राम संगमा द्वारा असम में विद्रोह हुआ। 1930 में मध्य प्रांत में हुआ विद्रोह वन सत्याग्रह के नाम से, ठीक है। अब 1920 में जो बिहार में झरिया और रानीगंज कोयला खदान शुरू हुई थी, ठीक है। इसके जो लोग थे 50% आदिवासी काम करते थे। अंधेरी और दमघोटू खदान में भी काम होता था। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और 2000 के आसपास लोग एक साल में मर जाते थे इसमें, ठीक है, कोयला खदान में काम करने में। 19वीं सदी की बात करें तो असम में चाय बागान शुरू हुआ खेती। झारखंड में कोयला खदान में आदिवासी को भर्ती किया गया था। सब कुल मिला के जनजाति लोग इसमें काम करते थे। 1831 से 32 की बात करें तो कोल आदिवासी ने विद्रोह किया। 1855 में संथाल जाति ने विद्रोह किया। विद्रोह क्योंकि फैल चुका था। अंग्रेज जो थे उन्होंने बिरसा आंदोलन के जो राजनीतिक उनके उद्देश्य थे, बिरसा आंदोलन के उनसे परेशान हो गए। बिरसा जो है 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया। 2 साल की सजा हुई, क्योंकि ये मानना था कि वो लोगों को भड़काता है। 1900 में हैजा से बिरसा की मौत हो गई। तो कुल मिला के विद्रोह फैल चुका था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। पूछा जाता है बस्तर विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मध्य भारत में हुआ था 1910 में। महाराष्ट्र में वल्ली विद्रोह हुआ 1940 में। और जो बिरसा लोग थे उनका सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। कुल मिला के जनजाति के बारे में कौन कौन सी जनजाति कहाँ थी ये आपको याद रखना, और बिरसा मुंडा की जनजाति थी आपको याद रखना। स्टार्टिंग से नोट्स दिखा रही हूँ, वीडियो को पॉज करके आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे कमेंट्स करके बताना है। हम जल्द से 8th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम 9th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री पर आ जाएंगे। उसके बाद हम 10th, 11th, 12th की करेंगे और फिर स्टैंडर्ड बुक स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई और सी एनसीईआरटी जैसे मैंने आपको कहा है वो भी स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक ख्याल है इसके बाद मैं पॉलिटी के नोट्स आपको दिखा दूंगी, ठीक है।